अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी या फिर भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह के पाले हुए लोग, ये सवाल सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लगना भी चाहिए। मगर जब आप हत्यारे आतंकियों के कर्म और बीजेपी के कर्मों को मिलाएंगे तो विशेष अंतर नहीं दिखेगा। आपको लगेगा कि दोनों का लक्ष्य तो एक ही है और परिणाम भी एक ही है, काम करने का तरीका भी वही है। अभी जम्मू कश्मीर में जो हुआ है उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। और इसी के बाद से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी के लिए ये घटना दूसरा पुलवामा है। याद करिए पुलवामा की घटना को किस तरीके से लोकसभा चुनाव में भुनाया गया था, खुद प्रधानमंत्री ने उसके नाम पर वोट मांगा। तो क्या इस घटना को बिहार चुनाव में यूज़ किया जाएगा, क्योंकि चर्चा है कि विश्वगुरु बिहार जा रहे हैं। वैसे जाने से याद आया, एक चर्चा ये भी है कि 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जाने वाले थे, दौरा रद्द हुआ, कहा गया कि मौसम बहुत खराब होने वाला है। मगर अब जो कहानी सामने आई है वो आप सभी को ध्यान से देखनी चाहिए। इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, कश्मीरी मीडिया ने इस पर कैसा रिएक्शन दिया है, गोदी मीडिया किस तरीके से बेहयाई कर रहा है और इस हमले का मकसद क्या है। आखिर बीजेपी और आतंकवादियों का मकसद एक जैसा नजर क्यों आता है, या फिर बीजेपी आतंकियों के काम को आगे क्यों बढ़ा रही है। क्या इन सारी चीजों का वक्फ अमेंडमेंट से भी कोई संबंध है। घटना के बाद भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का तमाशा भी शुरू हो गया है। उधर देश के मुसलमानों ने नफरती चिंटुओं को करारा तमाचा भी मारा है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि देश के कुछ पत्रकारों को जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सारी आशंकाएं थीं, उन्होंने खबरें भी लिखी, मगर देश के हुक्मरानों पर कोई असर नहीं हुआ। सोचिए, देश के पत्रकारों को जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को लेकर महीनों पहले जानकारी थी, वो लिख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, मगर सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। ये मैटर अपने आप में चौंकाने वाला है, चिंताजनक है। सवाल है कि सरकार कहां सो रही है। और वहीं से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी और शाह कितने झूठे दावे करते हैं, इनका कोई आधार नहीं है। सवाल यह भी है कि वक्फ संशोधन पर जैसा हो हल्ला मचने की उम्मीद नफरती चिंटुओं को थी, वहां सफलता न मिलने पर क्या इस घटना के माध्यम से चिंटुओं के चाचा पास हो जाएंगे। यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। गोदी मीडिया पर आप देख ही रहे होंगे कि जो कुछ हो रहा है उसे कैसे दिखाया जा रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कथित रूप से जिन्हें बिना हुए भी दिखाया जा रहा है, मनगढ़ंत तरीके से। कुछ आधारहीन चीजें भी परोसी जा रही हैं, क्योंकि सत्ता को पसंद है, सत्ता को सूट करती है। मगर हमारा फोकस कुछ और होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। सबसे पहले बात यह कर लेते हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान और उसके आतंकी ज्यादा खतरनाक है या बीजेपी के नेता और उनके पाले हुए चिंटू, नफरती चिंटू जो संसद में भी मौजूद है। जम्मू कश्मीर में जब से यह घटना हुई है, एक हवा उड़ा दी गई कि आतंकियों ने नाम पूछकर गोली चलाई, यानी वो धर्म जानकर हत्या कर रहे थे कि कौन किस धर्म का है। मगर सवाल यह है कि अगर हिंदुओं को टारगेट करना था तो 27 की संख्या में एक मुस्लिम, एक ईसाई भी कैसे मारा गया। क्या इन लोगों ने अपना नाम नहीं बताया, क्या मुसलमान ने अपना धर्म नहीं बताया। समझने वाली बात यह भी है कि जिस मुस्लिम की हत्या हुई वो घोड़े चलाने का काम करता था, नाम था सैयद हुसैन शाह। और चर्चा ये भी है कि ये इकलौता व्यक्ति था जिसने आतंकियों से लोहा लिया, उनसे भिड़ गया, उनकी राइफल छीनने की कोशिश की। यानी पहली बात तो ये ध्यान देने वाली है कि इस हमले में एक मुस्लिम और एक ईसाई की भी मौत हुई। आपकी स्क्रीन पर मृतकों की जो लिस्ट है उसमें 15 नंबर पर जो नाम है, नाथियाल मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे जिन्हें आतंकियों ने मार दिया। बाकी घायलों की लिस्ट में आप देखेंगे तो वहां हर्षा जैन, निकिता जैन और एक जेनिफर का नाम भी है। यानी जिन लोगों पर हमला किया गया उनमें कई धर्मों के लोग शामिल हैं। मगर इन सब के बीच, यानी इतनी दुर्दांत और भयावह घटना के बीच, गोदी मीडिया पर और नफरती चिंटुओं के बीच चर्चा है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्याएं की, नाम पूछकर हत्याएं की। भाजपा के आधिकारिक हैंडल से जो ट्वीट किया गया है जरा देख लीजिए। इस घटना की सबसे दुखदायी तस्वीर को कार्टून बनाकर भाजपाइयों ने देश में आग लगाने का प्रयास किया है और लगातार कर रहे हैं। आप भी देखिए, बीजेपी छत्तीसगढ़ ने लिखा है, धर्म पूछा जाति नहीं। यानी जो तस्वीर लोगों के रूह कपा दे रही है उसका गिवले बनाकर बीजेपी वाले देश में आग लगा रहे हैं। एक तरफ जाति जनगणना को गलत बताने का प्रयास है, यानी कोशिश है कि जातीय जनगणना पर मत जाओ, जाति की बात मत करो, धर्म खतरे में है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, भाजपाई गिरे से गिरा काम डंके की चोट पर करते हैं। वीडियो शूट होने से पहले मैंने एक बार फिर से चेक किया कि देख लूं, हो सकता है आलोचना होने के बाद थोड़ी बहुत शर्म आ गई हो भाजपाइयों को और बीजेपी छत्तीसगढ़ ने इस बेहयाई को डिलीट कर दिया हो, मगर नहीं किया। यानी किसी आलोचना, किसी दुत्कार का इनके ऊपर कोई असर नहीं है। बहुत मोटी चमड़ी है, इनकी बेहयाई की कोई सीमा नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने लिखा कि लाशें ठंडी होने का इंतजार तो कर लेते गिद्धों, किसी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई और तुम्हें कार्टून सूझ रहा है। इस आपदा में भी अवसर तलाश रहे हो। अब आगे की बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। आतंकवादियों ने लोगों से जाति पूछकर मारा या धर्म पूछकर मारा, ये तो हमने नहीं सुना और शायद ज्यादातर ने नहीं सुना। गोदी मीडिया जो बता रहा है
है वही सब सुन रहे हैं, मगर मान भी लेते हैं कि उन्होंने धर्म पूछकर ही मारा। इस तथ्य के बावजूद मान लेते हैं कि मरने वालों में मुस्लिम और ईसाई भी शामिल हैं, घायलों में जैन भी शामिल हैं। मगर इन सब पर पर्दा डालते हुए भी अगर हम मान लें कि आतंकवादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, तो उन आतंकियों के और भाजपाइयों में क्या फर्क है? उन आतंकियों में और भाजपाइयों में क्या फर्क है? आतंकी भी चाहते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम का माहौल बने, तभी तो नाम पूछा या धर्म पूछा, जो भी पूछा, और भाजपाई भी वही चाहते हैं। आतंकियों ने पूछा कि नहीं पूछा इसका कोई प्रमाण नहीं है, मगर भाजपाई पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, इसका प्रमाण सबके सामने है। अगली बात पर गौर करिएगा, किसी भी आतंकवादी हमले के पीछे कुछ बड़े मकसद होते हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना या उसको प्रभावित करना, देश की व्यवस्था को अव्यवस्थित करना, मुल्कों को डिस्टर्ब करना। अभी भारत में वक्फ संशोधन को लेकर पूरा भाजपाई सिस्टम हिंदू मुस्लिम करने की फिराक में लगा हुआ है। यह अलग बात है कि इस बहाने से जैसा माहौल बनाने की तैयारी थी वैसा बना नहीं, और मुसलमानों के साथ हर वर्ग खड़ा हो गया। मगर फिर भी माहौल में गर्मी तो है। गोदी मीडिया दिन रात गर्मी पैदा कर रहा है, भाजपाई नेता आग लगा रहे हैं। इसी बीच ये आतंकी हमला और उससे ये बात निकलना कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा और बीजेपी का प्रचार करना, क्या यह समझना कठिन है कि आतंकी भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में हिंदू मुस्लिम का जहर घोलना चाहते हैं, ताकि एक हमले के बाद पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बने, स्थितियां खराब हों, नफरती चिंटुओं की जो गैंग है, जो उनके संगठन है, उनको एक मुद्दा मिले मुसलमानों के खिलाफ सड़क पर उतरने का, हिंसा करने का, और पूरा भारत जले। क्या इसके पीछे आतंकियों की ऐसी मानसिकता नहीं हो सकती है कि वो कश्मीर में एक घटना को अंजाम दें? जाहिर सी बात है, टूरिस्ट हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों से होंगे, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से होंगे, और उनके शहरों में जब उनकी लाश पहुंचेगी तो गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि देखो धर्म पूछ कर मारा था। यानी कहीं ना कहीं आतंकवादी ये चाहते हैं, अगर वो पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम की स्थिति पैदा हो, क्योंकि माहौल पहले से गड़बड़ है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस घटना के पीछे हिंदू मुस्लिम करने में जुट गए हैं। तो अब आप ही बताइए कि वो हत्यारे आतंकवादी भारत के लिए ज्यादा खतरनाक हैं या भारतीय जनता पार्टी की एक कारनामे? अगर आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर हत्या करना गलत है, तो भाजपाइयों द्वारा देश भर में धर्म के नाम पर हिंसा फैलाना, नफरत फैलाना और इसी घटना में हिंदू मुस्लिम करना, क्या यह देश के हित में है? कर्म तो दोनों के एक ही है। धर्म के नाम पर ही देश के अलग अलग हिस्सों में आए दिन मॉब लिंचिंग होती है, मुस्लिम व्यापारियों को, ईसाइयों को परेशान किया जाता है, मस्जिदों, चर्चों और जैन मंदिरों के साथ क्या कुछ हो रहा है आप देख ही रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री धर्म के नाम पर ही दिन रात बांटने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल यही है कि ज्यादा खतरनाक कौन? अब आइए उन सवालों पर। जो लोग 56 इंच की छाती का दावा करते थे, उनकी छाती क्या छुट्टी पर चली गई है? आए दिन झूठ बोलते हैं कि उनकी सरकार में आतंकी हमले नहीं हुए, मगर जब आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि ज्यादातर बड़े आतंकी हमले भाजपाई सत्ता के दौरान ही हुए। उरी का हमला याद करिए, कारगिल में जो हुआ वो भी याद होगा, पुलवामा में हमारे जवानों की हत्या हुई, अमरनाथ हमला याद करिए, पठानकोट को याद करिए, पार्लियामेंट पर हुए हमले को याद करिए, अक्षरधाम अटैक को याद करिए, कांधार प्लेन हाईजैक याद होगा कि नहीं, कश्मीरी हिंदुओं पर ज्यादती जो हुई, उन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा, वो भी याद करिए, और अभी पहलगाम में जो हुआ, ये सब भाजपाई सरकारों के दौरान हुए। फिर भी ये जिम्मेदारी किसकी है? इन सब के बाद भी आप देखेंगे कि पूरी बेशर्मी के साथ भाजपाई नेता कह देंगे कि 2014 के बाद देश में कोई आतंकी हमला ही नहीं हुआ, और गृह मंत्री अमित शाह तो संसद में खड़े होकर कह देते हैं कि पहली सरकारों में रोज रोज आतंकी हमले होते थे, अब नहीं होते हैं। यानी झूठ की कोई सीमा नहीं है, और तमाशा करने में इनसे तेज कोई हो ही नहीं सकता। वीडियो आ रही है कि गृह मंत्री मौके का मुआयना कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, मगर सवाल यह है कि कोई भी नेता इंटेलिजेंस अफसर होता है क्या? घटनास्थल पर जाके वो क्या कर लेंगे? पत्रकार कृष्णकांत ने गृह मंत्री का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि दुख की घड़ी में हमें सवाल करने में झिझक होती है, लेकिन यह है कि तमाशा करने में भी शर्म नहीं आती। जहां 2000 पर्यटक थे वहां एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था, एक सिपाही तक नहीं था, सरकार के पास कोई इंटेल नहीं था, अगर था तो हमला रोकने का उपाय नहीं था, जो करना था वो कुछ भी नहीं कर सके। अब वहां वीराने चारागाह में क्या करने गए? नेता का काम वॉर फ्रंट पर फोटो खिंचाना नहीं, सही समय पर सही फैसला लेना होता है। यह तथ्य है कि हमारा गृह मंत्रालय मणिपुर और कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर जगह फेल हुआ है। फोटो और वीडियो मत दिखाइए, जवाबदेही तय करके बताइए। सवाल यही है कि सारी 56 इंची, सारी चाणक्यगिरी और सारी जेम्स बॉन्ड गिरी खाली विपक्षी नेताओं को परेशान करने में ही काम आती है क्या? क्या देश की सुरक्षा और देश की जनता की सुरक्षा के काम नहीं आती है? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 19 तारीख को यानी 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम होने वाला था। यहाँ उन्हें वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग करनी थी और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का लोकार्पण भी करना था, यानी उनका पसंदीदा काम था। मगर कहा गया कि मौसम खराब हो सकता है, भारी बारिश की आशंका जताई गई और कार्यक्रम रद्द हो गया। अब सवाल यह है कि हमारे पास इतनी तगड़ी व्यवस्था है कि हम मौसम का पूर्वानुमान लगा लें, मगर करोड़ों रुपए खर्च करके देश में इंटेलिजेंस एजेंसियां काम करती हैं, उसी जनता के टैक्स के पैसे से चलती हैं जो जनता जम्मू कश्मीर में मारी गई है, जिनके परिवारों में मातम पसरा है। तो जो देश मौसम की भविष्यवाणी कर लेता है उसको आतंकी घटनाओं की जानकारी या इनपुट क्यों नहीं मिलता? और अब देखिए जब हमला हो गया तो गोदी मीडिया के चैनलों को भी ढेर सारा इनपुट मिलने लगा है। कोई बता रहा है कि आतंकवादी इस रास्ते से आए, कोई बता रहा है उस रास्ते से आए, अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं। मगर जब तक ये सब कुछ नहीं हुआ था,
जब तक ये घटना नहीं हुई थी तब तक न गोदी मीडिया को न किसी एजेंसी को कोई जानकारी नहीं थी, और भाजपाई सिस्टम तो पूरी तरह से फेल ही है, उसकी बात ही क्या की जाए। वैसे सोशल मीडिया पर पत्रकार दिनेश बोहरा का एक ये कथित ट्वीट भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 17 अप्रैल को आधी रात में ट्वीट किया और लिखा कि एक दिन पहले मोदी राष्ट्रपति से मिले, फिर अपना जम्मू कश्मीर दौरा रद्द किया, अब देर शाम गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच मुलाकात हुई, जिसके बाद अमित शाह उदयपुर रवाना हुए। अगर प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को देखा जाए तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्या हम इसे कुछ बड़ा होने का संकेत माने? अब लोग अपने अपने हिसाब से इस ट्वीट का मतलब निकाल रहे हैं। वैसे सवाल तो है और सवाल रहेगा कि मौसम का पूर्वानुमान लगाकर प्रधानमंत्री का दौरा रद्द करने वाला देश आतंकी हमलों की पूर्व जानकारी क्यों नहीं जुटा पाता है और अपने लोगों को सुरक्षित क्यों नहीं कर पाता है? दिन रात अपनी पीठ थपथपाने वाले भाजपाइयों को बताना चाहिए कि भारत न अपनी जमीन बचा पाता है चीन से, न अपने सैनिक बचा पाता है आतंकवादियों से और चीनी सेना से, न ही हम अपनी जनता की रक्षा कर पाते हैं। इससे ज्यादा नपुंसक रिकॉर्ड और क्या होगा? क्या फायदा ऐसे चाणक्य, ऐसे विश्वगुरु और ऐसे जेम्स बॉन्ड का, जब देश ही सुरक्षित नहीं है, देश की जमीन सुरक्षित नहीं है, सैनिक सुरक्षित नहीं है। उधर मणिपुर में आग लगे हुए कितने महीने गुजर गए, राष्ट्रपति शासन लागू है, मगर पूरा का पूरा भाजपाई सिस्टम और गोदी मीडिया लगा दिया गया है इस घटना को हिंदू मुस्लिम में ही दबा दो और देश में आग लगाओ। कोई ये नहीं पूछ रहा कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, कहां चूक हुई, कौन अफसर जिम्मेदार है, उन अफसरों पर क्या कार्रवाई होगी, गृह मंत्री को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए। क्या भारत में इतना फेल गृह मंत्री कभी देखा गया है? अमेरिकी उपराष्ट्रपति जब भारत में मौजूद हैं, ये आतंकवादी हमला हुआ है, क्या ऐसे वक्त में भी हमारी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? और 19 तारीख को ही प्रधानमंत्री कश्मीर जाने वाले थे, तब भी क्या हमारी एजेंसियों ने कोई सुरक्षा व्यवस्था की जांच नहीं की? यहां सवाल जाति धर्म का बिल्कुल है ही नहीं, सवाल सरकार के फेलियर का है, सवाल प्रशासनिक फेलियर का है, मगर उसको छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम घुसाया जा रहा है। अब जरा पत्रकार आदित्य राज की इस ट्वीट को देखिए। इन्होंने लिखा है कि 18 फरवरी 2025 को ही मैंने चेतावनी दी थी और लिखा था कि भारत को जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित जिहादी आतंक की नई लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे अब तक के विश्लेषण में पहलगाम एक सुरक्षा और खुफिया विफलता है और कुछ भी नहीं। यानी 18 फरवरी 2025 को ही आदित्य ने लिख दिया था कि पाकिस्तान घरेलू उथल पुथल से ध्यान हटाकर कश्मीर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिहादी बयानबाजियों को फिर से जीवित कर रहा है, नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है और दुनिया भर के आतंकवादी समूहों से गठजोड़ कर रहा है। 2025 की गर्मियों तक जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद बढ़ सकता है। यानी सोचिए, कई हफ्ते पहले ही एक पत्रकार ने लिख दिया कि जम्मू कश्मीर में 2025 की गर्मियों में आतंकवाद बढ़ सकता है। आप चाहें तो इस खबर को गूगल पे जाके विस्तार से पढ़ सकते हैं। सवाल यह है कि इतनी विस्तार से जानकारी एक पत्रकार को है मगर हमारे देश की खुफिया एजेंसियों को नहीं। वो जेम्स बॉन्ड जिनके ऊपर न जाने कितने करोड़ रुपए या अरब रुपए अब तक खर्च हो गए होंगे, वो किस काम के हैं? क्या काम है उनका? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन के बैठे हैं अजीत डोभाल जी, और उन्हीं के कार्यकाल में देश में ऐतिहासिक भयंकर घटनाएं हुई हैं। तो सवाल है कि अब तक उनके ऊपर जो अरबों रुपए फूंके गए उसका रिजल्ट क्या है? भारत के सैनिकों और भारत की जनता की मौत, भारतीय जमीन पर चीन का कब्जा। आखिर जो बात पत्रकारों को मालूम है वो भी फरवरी महीने में ही छप गई, उसे लेकर सरकार क्या कर रही थी? और देखिए, एक अन्य पत्रकार विनय सुल्तान, इन्होंने भी विस्तार से 30 नवंबर 2024 को यानी 5 महीने पहले जम्मू कश्मीर को लेकर विस्तृत खबर लिखा था। लिखते हैं कि आतंकियों की नई चाल, गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ले रहे हैं, हथियार बदले हैं, लोकलों की भर्ती से बच रहे हैं, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी टीम में शामिल नहीं कर रहे हैं, आतंकवादी एक्टिव हैं। ये दोनों खबरें अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो ट्विटर पर यानी एक्स पर मेरे हैंडल पे जाके देख सकते हैं। विस्तार से पढ़िए और सोचिए कि जो बात पत्रकारों को मालूम है, महीनों पहले उन्होंने लिख भी दिया, छप भी गई, वो बात देश की सरकार को मालूम क्यों नहीं है? ये कितनी भयंकर नपुंसकता है, कितना बड़ा फेलियर है, कितनी बड़ी असफलता है। पत्रकारों ने लिखा कि 370 हटाना अच्छा फैसला था, लेकिन सिर्फ इसे हटाने से हालात नहीं बदल जाएंगे, इसका तो उल्टा ही असर दिखना शुरू हो गया। आपने देखा कि एक पत्रकार ने 5 महीने पहले, एक ने 2 महीने पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर चेताया और आतंकियों की पूरी स्ट्रेटेजी को सामने रखा। इसे पूरा का पूरा इंटेलिजेंस डोजियर भी कहा जा सकता है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से 370 हटने के बाद आईएसआई ने अपनी रणनीति बदली। अब टेरर नेटवर्क लोकल सपोर्ट पर ही निर्भर नहीं है। मैं एक बार फिर से पूछता हूं कि महीनों पहले जो बात पत्रकारों को पता चल गई, वो जेम्स बॉन्ड खुफिया एजेंसियों को पता क्यों नहीं चली? क्या ये असफलता नहीं है? क्या इस मामले पर सवाल नहीं होना चाहिए? क्या जिम्मेदार लोगों को कुर्सी से उठाकर फेंकना नहीं चाहिए? क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सारी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। यदि बार बार गृह मंत्रालय इस तरह से फेल हो रहा है तो क्या गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या उन्हें नैतिक अधिकार है इस पद पर बने रहने का? इसी बीच ये भी खबर चल रही है कि इस हमले में 11 पर्यटकों को एक व्यवसायी नजाकत अली ने बचाया, धर्म पूछकर मारा गया। ये पूरे देश में खबर चलाई जाएगी, मगर ऐसी खबरों पर सन्नाटा हो जाएगा। उधर इस आतंकी घटना को लेकर पंजाब में मुस्लिमों ने विरोध प्रदर्शन किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे
नारे लगाए। शाह इमाम का कहना है कि आतंकियों को बीच चौक पर फांसी दी जाए। ऐसे आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, ये सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। इन घटनाओं का फायदा उठाकर ये लोग नफरत के बीज बोते हैं, दो समुदायों को बांटते हैं। इस्लाम का नाम लेकर ये लोग इस्लाम को ही बदनाम करते हैं। आतंकियों का मकसद देश को बर्बाद करना है और कुछ भी नहीं। जरा सोचिए, जिस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटकों से होने वाली आमदनी पर निर्भर है, वहां पर्यटकों पर हमला किस तरीके से आम कश्मीरी के जीवन को, उनके परिवारों के जीवन को प्रभावित करेगा। उनकी रोजी रोटी पर बहुत बड़ा प्रहार है और कश्मीर पर हुए इस प्रहार को लेकर कश्मीरी अखबारों ने अपना पहला पन्ना ही काला कर दिया। द लेंस की इस खबर को देखिए। राइजिंग कश्मीर से लेकर ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर ऑब्जर्वर सबने इस घटना की घोर निंदा की है। इतिहासकार और पत्रकार अशोक कुमार पांडे ने लिखा कि नाम पूछे गए, कपड़े उतारे गए, यानी पूरा समय था दरिंदों के पास, पूरा फुल टाइम लेकर आए थे और इन सब के बीच कहीं सुरक्षा बल नहीं थे। एक भी जवाबी गोली नहीं चली, एक दरिंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। एक सीमावर्ती राज्य में जहां पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद लंबे समय से ये बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला है। अगर इंटेल नहीं थी तो भयानक है, और अगर इंटेल होने के बावजूद ये घटना हुई है तो और भी भयानक है। देश को फुल टाइम गृह मंत्री की जरूरत है जिसका पार्टी पॉलिटिक्स, चुनाव वगैरह में काम न हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो अमित शाह दिन रात खाली राजनीतिक दांव चलते हैं, जब देखिए राजनीतिक कार्यक्रमों में ही व्यस्त नजर आते हैं, वो गृह मंत्रालय का काम कब करते होंगे। यही बात मैं बार बार प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी पूछता हूं कि प्रधानमंत्री पद के भी तो अपने काम होते हैं, वो काम कब करते हैं। साहब को जब देखो तब टूरे पे रहते हैं, चुनावी प्रचार में रहते हैं। और यदि ये लोग अपने गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय का काम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है। यही 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत। इसी बीच आपदा में अवसर ढूंढने का विमानन कंपनियों का भी बेशर्म रवैया देखिए। पता चला कि इन लोगों ने जब देखा कि घटना के बाद बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर से निकलना चाहते हैं तो कंपनियों ने कई गुना तक किराया बढ़ा दिया। सोचिए देश की हालात क्या है। आपदा के वक्त जब देश की मदद करनी चाहिए तो धन्ना सेठ अवसर ढूंढने लगते हैं कमाई करने का। सोशल मीडिया पर वायरल इस स्क्रीनशॉट को आप भी देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि 4 गुना तक कीमतें बढ़ा दी गई। श्रीनगर से कोलकाता 32,000, 36,000, 37,000 रुपए। वैसे भी इस मामले में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मंत्र विश्वगुरु ने ही दिया है, हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है। आपदा में अवसर। बाद में खबर आई कि डीजीसीए ने एयरलाइनों को टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर परामर्श जारी किया। यानी हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि वो एयरलाइनों से अनुरोध करेगी, उन्हें परामर्श देगी, सलाह देगी। आदेश देने और निर्देश देने की औकात नहीं रह गई है क्या। ऐसे ही दुर्दिनों के लिए सरकारी व्यवस्था का होना जरूरी होता है। जो लोग एयरलाइन और रेलवे जैसी तमाम सार्वजनिक सुविधाओं को प्राइवेट करने की वकालत करते हैं ना, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि मुसीबत में सेठ खाली अपनी जेब भरने के लिए तिकड़म लगाएगा, वो सेवा भाव से काम नहीं करता। अगर सेवा करनी होती तो ये कंपनियां कहती कि चलिए मुसीबत के वक्त आपके पास पैसा नहीं भी है तो हम आपको दनादन आपके घर पहुंचा देते हैं। मगर यहाँ तो उल्टे लूट मची हुई है। और ऐसी परिस्थितियों में मोदी के लाडले सांसद कह रहे हैं कि देश का बंटवारा जब हिंदू मुसलमान के नाम पर हो गया तो केवल वोट बैंक के लिए, अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को ज्यादा अधिकार देकर हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक बनाने वालों को आज पहलगाम की घटना पर बताना चाहिए कि आज की हत्या धर्म के आधार पर की गई या नहीं। सोचिए भाजपा में ऊपर से लेकर नीचे तक सब के सब किस कदर नफरत फैलाने में जुटे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या निशिकांत दुबे हमले की जगह पर उपलब्ध थे। और जब आतंकवादी धर्म पूछकर हमला करता है तो निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं वो क्या है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य तो एक ही है और परिणाम भी एक ही है। देश में हिंसा फैलाना, नफरत फैलाना, आग लगाना, गृह युद्ध कराना। यही निशिकांत दुबे अभी 2 दिन पहले देश के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर आरोप लगा रहे थे कि जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं देश में सब जस्टिस खन्ना की वजह से हो रहे हैं। अब जस्टिस खन्ना का तो ऐसा कोई नफरती बयान सामने नहीं आया, लेकिन निशिकांत दुबे जैसों का दिन रात नफरती बयान सामने आता है। तो सवाल यह है कि ये जो बोला जा रहा है, जो नफरत फैलाई जा रही है, क्या ये गृह युद्ध करने के लिए, कराने के लिए फैला रहे हैं निशिकांत दुबे। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा कि हिंदू मुसलमान की आड़ मत लो निशिकांत दुबे, 11 साल से तुम्हारा राज है, दिल्ली में भी और कश्मीर में भी। सेना, पुलिस, प्रशासन सब तुम्हारे नियंत्रण में। अब बताओ क्यों नहीं रुके हमले, तुम्हारी सरकार क्यों फेल हुई। गृह मंत्री अमित शाह किस काम के लिए हैं। आपकी सरकार ने क्यों कहा था कि धारा 370 हटने के बाद सब ठीक हो जाएगा, क्यों ठीक नहीं हुआ। सेना के अधिकारी क्यों चीख चीख कर रहे हैं कि सेना में भर्तियां कम कर दी। पहलगाम में सुरक्षा बल क्यों नहीं थे। पर्यटकों को आतंकवादियों की मेहरबानी पर क्यों छोड़ दिया गया। इन सब पर बोलो। 2M दर्जे वाला झूठ पुराना हो गया। सरकार में हो तो जवाबदेही स्वीकार करो, भागो मत भगोड़े। वैसे यहीं पर एक बात और याद कर लीजिए, पुलवामा हमले के वक्त भी हमारे सैनिकों को जहाज नहीं दिया गया था, उन्हें सड़क मार्ग से जाने को मजबूर किया गया। खुद भाजपा के ही वरिष्ठ नेता ने इसका खुलासा किया। महीनों तक सैनिक जहाज मांगते रहे, 5 जहाज मांग रहे थे, नहीं दिया। बाद में उन्हें सड़क से जाना पड़ा और सड़क पर भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। कहानी ठीक जैसी वहां थी वैसी यहां भी है। पुलवामा के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, खुलेआम नरेंद्र मोदी ने सेना के नाम पर वोट मांगा और एक बार फिर से चर्चा है कि हुजूर बिहार जा सकते हैं। बिहार में अगले कुछ ही महीनों में चुनाव है, देखना है कि बिहार में जाकर क्या करते हैं। फिर से सेना और जनता की मौत पर क्या वोटों की भीख मांगेंगे, क्या अपने पद की गरिमा को और नई गहराइयों तक गिराएंगे। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।